बीजेपी का सरकार मिली जुली है, गठबंधन का सरकार है और हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि जंगल आ जाए। सरकार बदलना है, नया चेहरा लाना है, जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे। इस बार कुछ नहीं कर, खाली बस वोट की। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी होना चाहिए। विकास तो अगले 5 साल की होती, इस साल उतना विकास नहीं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हमने कल जिस तरीके से आप लोगों तक पिछले दिनों पहुंचाया भोजपुर जिले की विधानसभा सीटों के बारे में, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर 2020 में क्या होने वाला है। हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं ऋषि नारायण सिंह, जो अभी आपको बेगूसराय पहुंचे हुए हैं और वहां से वो आपको ताजा हाल बताएंगे कि क्या स्थिति है। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अपने स्क्रीन के जरिए कि पिछले चुनावों में वहां पर क्या ट्रेंड रहा है। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि आखिर 2020 का गेम किसकी तरफ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, शुरुआत करता हूं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटें हैं। 2015 में आप देख रहे हैं महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए के खाते में 2। लेकिन इससे पहले जो 2010 का विधानसभा चुनाव था उसमें एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। 2015 इसलिए अहम है, 5 सीटें महागठबंधन के खाते में दिखाई दे रही है क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव ने आपस में हाथ मिला लिया था। खैर, अब चलते हैं विधानसभा सीटों की ओर तेजी से। देखिए आप, ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट, मंजू वर्मा जेडीयू की नेता, जिनको बाद में मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इस इलाके में कुशवाहा वोट बहुत निर्णायक भूमिका में है और ये कुशवाहा समाज का नेतृत्व करती थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह जो रेप कांड था, उसमें किसी न किसी तरीके से नाम आने में और फिर आर्म्स एक्ट के तहत नाम आने में मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बार देखना होगा जेडीयू किस पर आजमाती है किस्मत वहां। दूसरी सीट आप देखें बछवाड़ा की, यहाँ से रामदेव राय, जिनका पिछले महीने ही निधन हुआ है, उन्होंने जीत हासिल की थी। और आपको बताता चलूं कि बेगूसराय को स्टालिन ग्राज भी कहा जाता है, यानी लाल गढ़, कम्युनिस्टों का गढ़, जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन इसका जो वजूद है, जो खंडहर है, वो अभी भी आपको दिखाई देगा जब आप वोट देखेंगे। जैसे बछवाड़ा में 28,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर अवधेश राय रहे पिछले चुनाव में। ये बछवाड़ा का हाल है। अब आप चलें तेघड़ा की तरफ। तेघड़ा विधायक वीरेंद्र महतो आरजेडी से 68,000 उन्होंने वोट हासिल किए। दूसरे स्थान पर रामलखन सिंह बीजेपी के 53,000 वोटों के साथ। सीपीआई फिर से देखिए, रामरतन सिंह 25,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो एक तरीके से यहाँ सीपीआई मजबूत रही है शुरू से, लेकिन अब वो सीटों में वो तब्दील नहीं हो पा रहा है पिछले कई विधानसभा चुनावों से। अब आए देखिए मटिहानी। मटिहानी का नाम इसलिए आता है क्योंकि यहाँ के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह और उर्फ बोगो सिंह है। ये बोगो सिंह के नाम से जाने जाते हैं और बाहुबली उम्मीदवार हैं। एक जमाने में बेगूसराय को बिहार के अपराध का कैपिटल भी माना जाता रहा है। और एक जमाने में क्या, अभी पिछले 6 महीने में बेगूसराय में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां के लिए। लेकिन अब फिलहाल मटिहानी की बात करें तो बोगो सिंह ने जीत हासिल की पिछली बार। सर्वेश कुमार बीजेपी के 66,000 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सीपीआई यहाँ भी तीसरे स्थान पर रही। साहेबपुर कमाल की बात करें, नारायण यादव, यहाँ पे यादव वोट बहुत आरजेडी के खाते में गई। साहेबपुर कमाल में दूसरे स्थान पर लोजपा के मोहम्मद असलम रहे। 32,000 उनको वोट मिले, बुरी तरह से वो हारे थे इनफैक्ट। अब बात करें बेगूसराय विधानसभा, जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है, तो कांग्रेस के अमिता भूषण ने जीत हासिल की। 83,000 वोट मिले। सुरेंद्र मेहता भाजपा के 66,000 वोट उनको मिले। और तीसरे स्थान पर राजेंद्र सिंह सीपीएम के, जिनको 5,593 वोट मिले। बेगूसराय शहरी विधानसभा सीट ये कहें या फिर पूरे लोकसभा सीट की भी बात करें, भूमिहार वोट बहुत अहम। जो भूमिहार नेता अगर किसी समाज में अगर माना जाता है कि अगर नाराज हो कर दिया तो उसकी हार तय होती है। पिछली बार भी शायद ऐसा ही मिला। अमिताभ भूषण को जो एक जीत मिली, उसमें एक जो कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न बिहार में देखने को मिलता रहा है, उसका एक अहम योगदान रहा। अब मैं स्क्रीन आपको बंद कर रहा हूं। हम चलते हैं सीधे अपने बेगूसराय, जो हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के ऋषि नारायण सिंह हैं, उनसे जानते हैं। ऋषि, बताइए क्या आपको लग रहा है इस बार 2020 में क्या होगा? जी देखिए आलोक जी, इस बार समीकरण 2015 के मुकाबले बिल्कुल उल्टा है। सवर्ण वोट बैंक शुरू से कहा जाता है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में काफी ज्यादा समीकरण पलटे, जिसका फायदा, जैसे कि मैंने आपने अभी बताया कि
अमिताभ भूषण जी को मिला। लेकिन एक बात आप यकीन मानिए कि बेगूसराय में जो भी फैसला होता है, चूंकि यहाँ जो वोटर हैं 10 लाख से ज्यादा वोटर, उसमें से अकेले 5 लाख वोट भूमिहारों के हैं और यहाँ वोटिंग को लेकर बहुत गजब का उत्साह रहता है। अभी मैं बात कर रहा था बेगूसराय के कुछ लोगों से, ग्रामीण इलाके में हूं मैं अभी, बेगूसराय से सटे हुए ही, तो लोग बता रहे थे कि नहीं वोटिंग तो इस बार हम करेंगे और वोट करने के लिए लोग निकलेंगे। और यकीन मानिए कि अगर जो सवर्ण वोट बैंक है, जो खासकर जो भूमिहार जाति का वोट बैंक अगर एकजुट गिरता है, एक तरफ गिरता है, तो हो सकता है कि जेडीयू यानी और बीजेपी यानी एनडीए खेमा जो है वो 2010 को दोहरा दे। जी आलोक जी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, वहां पे लेफ्ट जिस तरीके से निर्णायक भूमिका में रहा है, एक जमाने में, बल्कि 2005 तक 3 सीटें शायद मिली थी 2005 में, इसको अगर फैक्ट चेक करने बाद में मुझे लगता है 3 सीटें मिली थी। खासकर जो तेघरा का इलाका, मटिहानी का इलाका, बेगूसराय एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी रहा है, तो इसलिए भी खास तौर पे वहां पे एक जो वामपंथ का उदय है मजदूरों के बीच, वो हुआ और उसका उभार एक जमाने में बहुत तेज था और इसको लेकर बहुत खूनी संघर्ष भी हुए। खैर अब वामपंथ अंतिम सांसें गिन रहा है वहां पर, लेकिन फिर भी जब अब वोट प्रतिशत देखें या वोटों की संख्या देखें तो वो एक बड़ा चंक लेफ्ट को मिलता रहा है। आखिर इस बार 2020 में क्या होगा ऋषि? जी देखिए, इसके लिए थोड़ा-सा इतिहास में बहुत जल्दी निपटाऊँगा इस बात को मैं, थोड़ा-सा इतिहास में जाना होगा। बेगूसराय में अगर वामपंथ का गढ़ बना, जिसको कहते हैं कि वामपंथ का किला बना जाता था बिहार में, तो वो भूमिहारों की वजह से ही बना था, क्योंकि 60 के दशक में जो गरीब भूमिहार किसान थे, उन्होंने सामंत भूमिहारों के खिलाफ हथियार उठाए थे। खून से लथपथ हो गया था, रक्त-रंजित इतिहास रहा है। लेकिन ठीक जब 2000 में लालू यादव ने काफ़ी उस समय आरजेडी का जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू यादव और सरकार थी आरजेडी की, नरसंहार हुए, उसके बाद से भूमिहारों का वामपंथ से धीरे-धीरे मोह भंग होने लगा और जब 2000 में ही लालू यादव ने सीपीआई और सीपीएम से हाथ मिलाया, उसी दिन उसी वक्त वामपंथ का किला बेगूसराय से ढह गया था। आज बात करें अगर 2020 की इतिहास को लेते हुए, तो ये आप जान लीजिए ये वोट जो है, इन चीजों को, इतिहास जो पिछला इतिहास है आरजेडी का, उस इतिहास को देखते हुए अगर भूमिहारों के वोट बैंक पर आधारित अगर कोई जिला हो, तो वो आरजेडी के पास न के बराबर जाएगा। पिछली बार जो वोट मिले थे 2015 में, वो वोट लालू को नहीं मिले थे, आप याद रखिएगा, वो वोट नीतीश को मिले थे। वो लालू को वोट नहीं मिलने वाले थे, खैर वो नीतीश को। वो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी का दावा रहा है कि लालू के कारण नीतीश को वोट मिला, लेकिन एक बात से मैं भी सहमत हूं कि लालू का अगर योगदान बिहार के इतिहास में या बिहार की सामाजिक एक इतिहास लिखा जाएगा, तो एक जो पहला था वो ये था कि उन्होंने गरीब गुरबों को वोट केंद्र तक पहुंचाया और दूसरा वामपंथ के निधन या कहिए कि वामपंथ के खात्मे में उनका योगदान रहा। जिस तरह की जातीय राजनीति उन्होंने शुरू की, उसके बाद सवर्णों के लिए या फिर दूसरे जो खेमे थे, जब नीतीश आए, समता पार्टी बनी, तो फिर जो वो तबका था लव कुश समीकरण, उसमें फिर वो वामपंथ के लिए कोई स्पेस बचा नहीं था। तो इस बार 2020 में आपको क्या लगता है कि किन सीटों पर लेफ्ट कुछ निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है? क्योंकि इस बार लेफ्ट पूरी तरीके से सीपीआई तेजस्वी के साथ है, तो क्या इसका असर दिखेगा या फिर जो एक पूरा एक होलिस्टिक अलायंस है बीजेपी और जेडीयू का, जिसमें अब कहा जाता है कि जातीयता से ऊपर उठकर भी वोटिंग होती है, उस लहर में महागठबंधन की नैया डूब जाएगी? जी देखिए, एक बात तो आलोक जी स्पष्ट है, बिहार में आपने पहले ही कहा और इस बात को हम फिर कहेंगे कि बिहार की ये विडंबना है, जाति ही एकमात्र सच है चुनाव में। रही बात 2020 चुनाव में लेफ्ट को लेकर, तो आप ये देख लीजिए, पिछले बार का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, कन्हैया भी खड़े थे लेफ्ट से। सीपीआई को अगर कोई उम्मीद नजर आती है बेगूसराय में अपने किले को फिर से बनाने की, तो कन्हैया, चूंकि कन्हैया भूमिहार कैंडिडेट है, लेकिन क्या असर हुआ? गिरिराज सिंह रिकॉर्ड मतों से जीते, भोला बाबू से भी कहीं ज्यादा मतों से। जितने वोट भोला बाबू को मिले थे उससे कुछ ही कम वोट के अंतर से वो जीते। तो ये आप मान लीजिए कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला लेफ्ट के वोटों का। लेफ्ट वोट कटवा रह सकता है। वो जमाना और था जब लेफ्ट को वोट मिलते थे, वो जमाना और था जब भूमिहार ही लेफ्ट के समर्थक थे। ये जमाना, ये दौर दूसरा है आलोक जी। एनडीए को ही फायदा होना चाहिए, जो कि अभी के समीकरण और अभी का वोटर जो मिजाज कह रहा है। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ ऋषि हम विदा लेते हैं और दर्शकों को बताए जा रहे हैं कि हम जल्दी ही उनके बीच हाजिर होंगे किसी एक नए जिले को लेकर और उनकी विधानसभा सीटों का हम कल समीक्षा उसकी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार ऋषि। नमस्कार सर।